नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीति गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। बुधवार शाम से चुनावी प्रचार अभियान का शोर थम गया है। पहले चरण के लिए तमाम राजनीतिक दल ने अपना दम दिखाया है। हर किसी ने जनता को रिझाने का पूरा काम किया है। मिशन 80 के दावे के साथ प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला चरण सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश की जिन 8 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, पिछले चुनाव के दौरान 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी ने इस चरण में पूरा जोर लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं चुनावी मैदान में उतरे हैं। भाजपा के लिए चरण कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों से देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक पश्चिमी यूपी को साधने के लिए 4 कार्यक्रम में भाग लिया। मेरठ से चुनावी रैली की शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी सहारनपुर और पीलीभीत में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। वहीं गाजियाबाद में रोड शो के जरिए उन्होंने पश्चिमी यूपी से खुद को जोड़ने की कोशिश की है। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी से अपने चुनावी अभियान का आगाज पीलीभीत से किया। वहीं मायावती ने भी पश्चिमी यूपी में रैलियों के जरिए बसपा के अभियान को गति देने का प्रयास किया है। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर पहले चरण के चुनाव को लेकर पूरा जोर लगाया गया है। भाजपा इस बार राष्ट्रीय लोक दल के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ दावा इस बार पिछले चुनाव के रिजल्ट को पूरी तरह से ढकने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इनके अलावा विपक्षी गठबंधन की रणनीति को मात देने के लिए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी लगातार रैलियों को संबोधित किया है। क्षेत्रों में घूमकर एनडीए की जीत का गणित तैयार करने में जुटे हैं। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के बैनर तले सपा और कांग्रेस कैंडिडेट्स की कोशिश लगातार भाजपा को पछाड़ने की है। अखिलेश यादव की ओर से लगातार माहौल बनाया जा रहा है। वहीं मायावती भी पश्चिमी यूपी को मथ रही हैं। उनके भतीजे और बसपा से उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी लगातार रैलियों के जरिए खोए जनाधार को जुटाने की कोशिश में लगे हैं। तो प्राइम एजेंडे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं क्यों महत्वपूर्ण है ये पहले चरण का चुनाव बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए। तो रामपुर सीट पे आपको बता दें घनश्याम सिंह लोधी और उम्मीदवार हैं, बिल्ला नकवी है वहां पर, और पीलीभीत से जितिन प्रसाद बीजेपी से हैं, भगवत शरण गंगवार हैं सपा से हैं, अनीस अहमद खां बीएसपी से हैं। वहीं मुरादाबाद से सर्वेश सिंह बीजेपी से, रुचिवीरा सिंह एसपी से हैं, इरफान सैफी बीएसपी से उम्मीदवार हैं, ओम कुमार बीजेपी से नगीना से, मनोज कुमार एसपी से हैं, चंद्रशेखर आजाद बीएसपी से हैं। बिजनौर से चंदन चौहान बीजेपी से, यशवीर सिंह धोबी एसपी से और चौधरी विजेंद्र सिंह बीएसपी से उम्मीदवार हैं। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान बीजेपी से, हरेंद्र मलिक एसपी से, दारा सिंह प्रजापति बीएसपी से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बात की जाए कैराना सीट की, प्रदीप चौधरी बीजेपी से उम्मीदवार हैं, इकरा हसन एसपी से और शिवपाल सिंह बीएसपी से हैं। तो सहारनपुर सीट की बात की जाए, राघव लखनपाल शर्मा बीजेपी से, इमरान मसूद एसपी से, माजिद अली बीएसपी से उम्मीदवार हैं। तो अगर बात की जाए अगली सीट की तो घनश्याम सिंह लोधी रामपुर सीट से हैं और बिल्ला सपा से हैं। जितिन प्रसाद बीजेपी से हैं पीलीभीत से, भगवत शरण गंगवार पीलीभीत से एसपी से हैं और अनीस बीएसपी से। मुरादाबाद सर्वेश सिंह बीजेपी, रुचिवीरा एसपी और इरफान सैफी बीएसपी से हैं। तो नगीना सीट की बात की जाए, ओम कुमार बीजेपी से हैं, मनोज कुमार एसपी से हैं, चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से बीएसपी से हैं। बिजनौर से चंदन चौहान बीजेपी से, यशवीर सिंह धोबी एसपी से, चौधरी विजेंद्र सिंह बीएसपी से उम्मीदवार हैं। तो मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान बीजेपी से, हरेंद्र मलिक एसपी से, दारा सिंह प्रजापति बीएसपी से मैदान में उनको उतारा गया है। कैराना से प्रदीप चौधरी बीजेपी से, इकरा हसन एसपी से, शिवपाल सिंह बीएसपी से चुनावी मैदान में हैं। तो सहारनपुर से बात की जाए, राघव लखनपाल शर्मा बीजेपी से, इमरान मसूद एसपी, माजिद अली बीएसपी से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किसको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, किसको एसपी ने और किसको बहुजन समाजवादी पार्टी को। बहुत सी सीटों पर देखा जा रहा है कांटे की टक्कर है।
तो पीलीभीत पर ही देखा जा रहा है बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार बदला है। मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो सर्वेश सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, रुचि वीरा सिंह समाजवादी पार्टी की, जबकि कई बार उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने यहां पर बदला है। नगीना सीट की बात की जाए, ओम कुमार बीजेपी से, मनोज कुमार एसपी से, चंद्रशेखर आजाद बीएसपी से उम्मीदवार हैं। तो पहले चरण के चुनाव का प्रचार थम गया है। अब 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी, जिसमें देखा जा रहा है कि सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। तो समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मैदान में उतरे और उन्होंने मेरठ से इसकी शुरुआत की थी। तो पहले चरण की बिसात बिछ गई है और देखा जाएगा कि पिछली बार से कितना यहां पर कमाल हो पाता है। और देखा गया चुनावी प्रचार में जमकर एक दूसरे पर प्रहार भी किया गया। आज अंतिम दिन था प्रचार का। शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव सिंह भारती जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है शिव जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीपी यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। स्वागत है डीपी जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमजीद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस के। स्वागत है तमजीद जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके डॉक्टर आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है डॉक्टर आलोक जी आपका। चारों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले डीपी यादव जी मैं आपके पास आऊंगा। डीपी यादव साहब, जिस प्रकार से देखा जाए फर्स्ट फेज के इलेक्शन का शोर थम गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आज मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि बीजेपी 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी, जो 400 पार का नारा दे रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम तो फर्स्ट फेज के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से जो पहले फेज का इलेक्शन है उसके लिए वोटिंग 19 तारीख को होगी और आज शाम 6 बजे से पहले फेज के इलेक्शन के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। अब जो है कहीं न कहीं प्रत्याशी घर घर जा करके अपनी बात को रखेंगे और परसों जब वोट पड़ेगा तो आज देखिएगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी लोगों को कहीं न कहीं सामने आएगी। लोग जब जाएंगे और ईवीएम मशीन पे बटन दबाएंगे तो उस समय देखिएगा निश्चित रूप से लोग कमल के फूल वाली बटन को भूल जाएंगे। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे लॉजिक भी है सुनील जी। आज देखिए कि जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया तो उसमें जो बातें जनता की थी उसको उन्होंने सामने रखा। और हम ये नहीं कर रहे हैं, जो बातें सामने आ रही है वो हम नहीं कर रहे, वो जनता कह रही है। इस देश के 140-45 करोड़ लोग कह रहे हैं, उनके अंदर की आवाज बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में इस देश को दिया क्या। बेतहाशा महंगाई, आसमान छूती कहीं न कहीं जो है बेरोजगारी है चरम पर। आप देखिए किसानों की आय दुगनी करने के लिए कहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2022 तक, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? सुनील जी, रिपोर्ट तो ये बताती है कि किसानों की जितनी आय थी उतनी भी कायम नहीं रह पाई। और किसान अगर अपनी मांगों को लेकर के सरकार का दरवाजा खटखटाने जाता है तो सरकार उनके साथ कहीं न कहीं उग्रवादियों, आतंकवादियों, अपराधियों जैसा व्यवहार करती है। उनके रास्ते में कांटे बिछाने का काम करती है। यही हालात आप देखिए बेरोजगारी के हैं। आज बेरोजगारी आसमान छू रही है। देश में अब तक आजादी के बाद से इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं थी। युवा आज कुंठित है। मुझे आज देख करके आश्चर्य हुआ, एक जगह मैं पेपर में पढ़ रहा था सुनील जी कि वहां पर मर्चरी में, मुर्दा घर में कहीं न कहीं लाश को जो रखवाली के लिए एक आवेदन निकला 6 पद थे और उसमें जो है आपके हजारों जो आवेदन आए और उसमें एक से एक इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के आवेदन आए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
जहां अगर रेलवे में, आपके रक्षा विभाग में, आपके स्वास्थ्य विभाग में, राजस्व विभाग में लाखों पद खाली है, योग्य उम्मीदवारों की कमी है, लेकिन सरकार धरती पर कुंडली मार करके बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश में हालात क्या है आप देखिए। कुछ दिन पहले जिस प्रकार से सिपाही के भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उससे पहले तमाम जो है आपके ARO, RO के परीक्षा पत्र लीक हुए थे। तो सरकार कहीं से भी कुछ काम नहीं कर रही है। स्वास्थ्य के हालात वैसे ही खस्ता है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की माता जी जब बीमार होती है तो कहीं न कहीं उनसे 4 दिन में 4 लाख रुपए चिकित्सा माफिया ठग लेते हैं। वो चिकित्सा माफियाओं के ठगी के शिकार हो जाते हैं और सरकार कुछ नहीं कर पाती है। तो सरकारी अस्पतालों के हालात बहुत खराब है उत्तर प्रदेश में। तो चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं सुनील जी। और कहीं ना कहीं पहले फेज में ही आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पिराई की कथा पटकथा लिखी जा चुकी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर सिमट जाएगी, तो आप ताजुब न करिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सैकड़ा का अंक भी पार कर पाए। अच्छा, 100 के नीचे ही सिमट जाएगी ठीक है भारतीय जनता पार्टी। तो अब भारतीय जनता समाजवादी पार्टी कितनी सीटें ला रही है सर? समाजवादी पार्टी कितनी ला रही है? बीजेपी तो कह रही है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी सैकड़ा 100 भी क्रॉस ना कर पाए। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है सरकार बनाने के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में आपको लगभग 65 से ऊपर सीटें जीतेंगी। और भारतीय जनता पार्टी देखिए उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 2.5 का अंक पार कर पाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, आप तो 65 फिर भी बोल दिया सर, लेकिन आपके मैंने और सीनियर लीडर्स को सुना, वो तो कहते हैं हम 80 के 80 ले रहे हैं, आप 65 पे आ गए। चलो ठीक है ठीक है। सपने ये 2014 से लेकर आते हैं डीपी यादव सर, सर आते हैं आपके पास, आते हैं सर। अभी मेरे पास बहुत सारे गेस्ट हैं, उनके पास भी जाना, आते हैं आपके पास। शिव सिंह भारती साहब, सुना आपने डीपी यादव जी को। उनका ये कहना है कि फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें आपके ऊपर कह रहे हैं कि बहुत बेकार आप लोग परफॉर्म करने वाले हैं। और वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग 100 को भी क्रॉस नहीं कर पाओगे, और कह रहे हैं कि हमारा अलायंस सरकार बनाने जा रहा है। अब फर्स्ट फेज का इलेक्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखा गया था पिछली बार की तुलना में, अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि काफी दिग्गजों की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी है। संजीव बालियान आपके केंद्रीय मंत्री, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत यहां पर जोड़ी, हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा करके यहां पे मोर्चा संभाला था। शिव भारती जी, सुनिए, माने यादव जी अभी जो बता रहे थे, ये रोजगार की बात करते हैं, विभिन्न विषयों की बात करते हैं। इन्होंने पूरे प्रदेश को बेरोजगारी भत्ता देकर कितने रोजगार देने का काम किया। जब ये खुद रोजगार नहीं दे पाए तो इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देके युवाओं का मुंह बंद कराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो पहले फेज का जो चुनाव है 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर, हम 8 की 8 सीटें जीतने वाले हैं। 2014 का जो चुनाव था और उसके बाद जो 2019 का चुनाव था, 2019 में भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे थे। तब से लेकर 2024 तक माननीय मोदी जी की स्वीकार्यता, वो चाहे विदेश नीति हो, चाहे देश में विकास के नाम पर हो, चाहे वो कोरोना काल में भारतीय जनमानस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात हो, एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाकर सुरक्षित करने की बात हो, एक एक व्यक्ति को भूखा न रहकर राशन देने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब करके दिखाया है। और माननीय मोदी जी की स्वीकार्यता 2019 से बहुत बड़ी है और इसको पूरा विश्व देखा है। तो पूरा ये चुनाव पूरा विश्व देख रहा है भारत की ओर कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और हम उत्तर प्रदेश की 8 की 8 सीटें फिर से पुनः जीतेंगे। भारती जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोग 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन समाजवादी पार्टी विपक्ष आप पर यह आरोप लगा रही है कि जब से आपकी सरकार आई है, आप बेरोजगारी बहुत बड़ी है। 4 जून तक आपको खुश रहने का समय है। आप चूंकि आप करीब 5 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, विपक्ष चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस का कोई मिसल जनमानस के बीच में कहीं रहा नहीं। जनता ने इनके चेहरे भूल के, जनता इनको जानती नहीं है।
इनके जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने आए हैं उनका जनता से कभी कोई सरोकार नहीं रहा। हमारा सांसद, हमारा विधायक परमानेंट जनता के बीच में रहता है और उसी का जो प्रदर्शन हम सभी ने देखा है भारतीय जनता पार्टी का, उसका लाभ चुनाव में मिलने वाला है। जनता जनार्दन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पुनः मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अरे सभी जानते हैं। तमजीद साहब, मेरी आवाज मिल रही है अहमद साहब आपको? आवाज आ रही क्या? तमजीद अहमद साहब, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? हाँ, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। सर, सवाल मेरा सर आपसे यह है कि आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने फिर से एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में की और आज फर्स्ट फेज के इलेक्शन का जो शोर है वो थम गया। 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही, जिसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ये कोई नई बात नहीं है। 2014 में और 17 में भी राहुल अखिलेश साथ आए थे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल के आने से अखिलेश के साथ। देखिए, कौन क्या बोल रहा है, जनता को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता इस समय अपने मुद्दों की बात सुनना चाह रही है। पुनीत जी, जनता ये सुनना चाह रही है कि जो कांग्रेस ने वादा किया है कि जैसे ही हमारी सत्ता में आएंगे हम सबसे पहले नौकरी देना शुरू करेंगे। 30 लाख जो सरकारी नौकरी खाली हो रखी है वो हम देना शुरू कर देंगे। राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट जो लाया जा रहा है कि जितने भी टेक्निकल बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको पर ईयर 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप के तहत मिलेंगे। फिर महिलाओं को 8500 रुपए हर महीने देने का जो वादा किया जा रहा है। किसानों के एमएसपी पे सरकार क्लियर कट हम लोगों ने वादा किया है कि एमएसपी दी जाएगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने लगातार इस बात के लिए कह रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए और जाति जनगणना के अनुपात में सबको अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उसके लिए हम 50% का सीमा भी तोड़ देंगे। तो इन सब मुद्दों पे बात जनता सुनना चाह रही है। कौन लेकिन क्या सर, बोल रहा अगर है? एक सेकंड, लेकिन ये कहा जाए अगर जनता से आप जाति जनगणना की बात करते, जनता ये सोचती है कि लंबे समय तक आप सरकार में रहे, अगर जाति जनगणना आप कराना चाहते तो करा दे सकते थे। नहीं, हमने कराया। आपको शायद पता होगा कि जब हमारी सरकार गई उससे पहले ही हमने इस चीज का आदेश दे दिया था कि जाति जनगणना होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी को उसका डाटा रिलीज करना था, उनको तो कुछ करना ही था नहीं था। लेकिन वो भी आप अपनी सरकार भी कर देते ना सर, किसी दूसरे के ऊपर आप मत डालते। ये एक बात समझिए पुनीत जी, ये एक प्रक्रिया है, ये एक सरकारी प्रक्रिया होती है जो टाइम टेकन होता है। हमने जब आदेश दिया उसके बाद हम जाति जनगणना शुरू हुई, इनको सिर्फ डाटा रिलीज करना था। डाटा सरकार के पास तैयार था। कहते हैं कि जाति जनगणना हुई नहीं कभी, आप लोगों की बात कहते हैं कि आप गलत बोलते हैं। सरकार ये बोलती है कि जाति जनगणना यूपीए ने कभी कराई नहीं और यूपीए इतने लंबे समय तक रही, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि दूसरी सरकार को डेटा को रिलीज करना चाहिए था। सर पुनीत जी देखिए, मैं क्या सीधी सी बात आप समझिए, इस समय जनता 10 सालों की मोदी सरकार के हिसाब किताब करना चाह रही है। अच्छा, आपने क्या किया? अच्छा, फिर सर बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मैं जाति जनगणना ही बता दूं। कास्ट सेंसस हर 10 साल में होता है और कांग्रेस पार्टी ने और यूपीए सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी थी और इसका क्रियान्वयन भी करना शुरू कर दिया था। जब हमारी सरकार गई उसके बाद ये डाटा सरकार के पास तैयार रखा हुआ है। जाति जनगणना लेकिन सर नहीं हुई थी। चलो मैं आपके पास आता हूं सर, आपके पास आता हूं। कुछ भी पूरी बात करने दीजिए, इस तरह से आप एक मुद्दे को खत्म कर रहे हैं तो ठीक है। अभी आप चुनाव पे जितने भी मुद्दे मैंने आपको गिनाए, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उस मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक नेता ये बताने को लिए तैयार नहीं कि पिछले 10 साल में क्या किया और अगले 10 साल में क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जब ये बताने की स्थिति में इस वजह से भी नहीं है क्योंकि इनसे जनता सवाल पूछ रही है कि आपको 10 साल दिया गया तो जब आपने कुछ नहीं किया, आपने किया क्या? किसान जब अपने न्याय के लिए मांगने गए दिल्ली तो आपने उनके रास्ते में कील ठोक दी। युवा जब अपने रोजगार के लिए सड़क पर उतरा तो आपने उनको पर बूटों से रौंद दिया। इस देश की खिलाड़ी जब अपने हक और अधिकार के लिए जंतर मंतर पे पहुंची तो दिल्ली पुलिस ने उनको बूटों से रौंद दिया। तो स्थिति कमोबेश बहुत विकराल हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। आज आपने अगर देखा हो सहारनपुर में आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में जो एक जनसमर्थन जनसैलाब किलोमीटर तक के लिए सड़कों पर उतर आया है। तो इस समय जो देश का मूड है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। और एक बात जान लीजिए, मैं आपको ये तो सीटों का आंकड़ा नहीं दे सकता हूं, इतना जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2009 की स्थिति में पहुंचने जा रही है जहां पे उन्होंने 116 सीटों पे अपना समापन कर दिया था। उसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चुनाव पहुंचने जा रही है। देश की जनता उसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जाएगी। लेकिन ठीक है, लेकिन सर ये समझ में नहीं आता अगर बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो सभी लोग एक अलायंस इकट्ठा क्यों हुआ? सब लोग इकट्ठे जो एक दूसरे के इतने कट्टर विरोधी थे, फिर पता नहीं क्यों। मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड आता हूं आपके, मेरे पास और भी गेस्ट हैं आपको और सर। भारती जी जवाब दीजिए। तमजीद साहब ये कह रहे हैं कि आपने 10 साल में ऐसा कुछ नहीं किया, जनता में बेहद रोष है। जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे जाना है डॉक्टर आलोक जी के पास।
तो कांग्रेस के प्रवक्ता जी ये जानते हैं अच्छी तरह से कि आंदोलन में और अराजकता में अंतर है। जब कोई आंदोलन करता है तो सरकार उसकी बात सुनती है, उसका निराकरण करती है, लेकिन जब कोई अराजकता फैलाता है तो देश का माहौल भी ठीक करना है, देश का माहौल न बिगड़ने पाए। और आप सुनियोजित तरीके से सरकार आपकी माने नहीं है, सरकार को आपको डिमोलाइज करना है, सरकार को के खिलाफ आपको जो है प्रदर्शन करना है। और जहां तक मांगों की बात, जहां तक विकास की बात है, तो हम सभी देख रहे हैं। मानिए आप संकल्प पत्र की, आप घोषणा पत्र की बात करते हैं, कांग्रेस ने 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात की, कांग्रेस ने जितने भी मुद्दे उठाए, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का आप संकल्प पत्र देखिए, भारतीय जनता पार्टी ठीक ने है। जब 2014 में और 2019 में जो संकल्प पत्र लिया था, हमने घोषणा पत्र जारी नहीं किया, हमने संकल्प पत्र जारी किया था और हमने उस संकल्प पत्र की लगभग मांगों को पूरा करने का काम किया। देश में युवाओं को रोजगार देने का काम किया, किसानों की आय बढ़ी, किसानों की चिंता करने का। ठीक है सर, आते हैं भारती साहब आते हैं आपके पास। डॉक्टर आलोक जी, ठीक है, मैं आता हूं सर, आपके पास भी आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा। तमजीद साहब आपके पास भी आऊंगा, समय आपको और दूंगा। डॉक्टर आलोक जी, सुना होगा आपने दोनों पैनलिस्ट को। अब सवाल मेरा सर आपसे यह है कि फर्स्ट फेज का इलेक्शन 19 तारीख को है और इस बार बीजेपी का अपर हैंड इसलिए और माना जा रहा है क्योंकि इस बार आरएलडी उनके साथ अलायंस में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कहा जाता है और आरएलडी की बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो ये फर्स्ट फेज का होने वाला इलेक्शन बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? और जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का भी अलायंस है, इंडिया अलायंस वो अपनी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। किस प्रकार से देखते हैं आप फर्स्ट फेज के इलेक्शन को, डॉक्टर आलोक जी? देखिए, ऐसा लोकतंत्र में सत्ता पक्ष है विपक्ष, जब तक तो चुनाव हारेगा नहीं तो क्यों कहेगा कि हम खराब लड़ रहे हैं? चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी तो केरला में बोले, केरला में भी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ भी बहुत सारे। कौन कहता है राजनीति में कोई भी जो दल जो हारने वाला है, जीतने वाला, चुनाव के पहले उसे बड़ी बड़ी बातें करनी, लेकिन क्योंकि मैं खुद के अनिश्चित हूं, मैं तो नहीं कह सकता। अब मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूंगा, मैं किसी पार्टी से नहीं बंधा। तो अगर आप ग्राउंड रियलिटी में देखें तो कांग्रेस पार्टी फिलहाल जो लास्ट चुनाव में उससे मत प्राप्त किए थे 2-2.5%। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी कितना गेन करेगी और कितना प्रभाव डालेगी, ये देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 8 सीटों में से 2019 में 3 सीटें प्राप्त की थी और 5 सीटें सपा और बसपा को गई थी। अगर दोनों मिल करके लड़े होते तो फर्स्ट फेज में इस समय पे भी अगर बसपा इंडिया अलायंस के साथ होती तो सीधी सी बात है 8 में से 5 हम फिर इंडिया अलायंस को दे रहे थे। लेकिन अगर हम इसे क्रिटिकली इवेल्युएट करें, देखें कि समाजवादी पार्टी अकेले लड़ती है तो जहां समाजवादी पार्टी वहां सफल होती जहां एम और वाई हो, तो बात कुछ भी करे, पीडीए कहे, डीडीए कहे, वो अलग बात, लेकिन एम वाई फैक्टर ही मुलायम सिंह की लीगेसी है जो अखिलेश है तो उसको ऑन करते हैं। उसी वजह से 2022 में उनको वोट मिले और मुसलमानों को मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा मुसलमानों को वोट मिले। पूरे इतिहास में मोहम्मद अली जिन्ना ने जितना मुसलमानों को वोट प्राप्त किया था उससे ज्यादा अखिलेश यादव ने प्राप्त किया। तो मुस्लिम मत और यादव मत जब मिल जाते हैं तो वो प्रभावी होते हैं। लेकिन जो 8 इन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं यहाँ यादव बड़ी मात्रा में नहीं, यानी समाजवादी पार्टी के लिए जो उनका एम वाई फैक्टर है वो इन 8 लोकसभा सीटों पर नहीं ज्यादा प्रभावी होता है। यहाँ प्रभावी होता है दलित और मुस्लिम जो बीएसपी का कदर है, लेकिन दलित एक बड़ी मात्रा पे जो गैर जाटो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाता है। और आरएलडी के आने के बाद वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो गणित बनती है उसमें प्रारंभिक एज भारतीय जनता पार्टी के पास जाती है। अब 8 में वो 6 जीतते हैं, 7 जीतते हैं या 8 जीते, ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन है उसकी एज ज्यादा है और ज्यादा बेहतर। लेकिन डॉक्टर आलोक जी, थोड़ा इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूं क्योंकि आरएलडी के साथ अलायंस की बात तो है ही, लेकिन इस बार जो मायावती काफी प्रोएक्टिव नजर आई है, उन्होंने चुनावी जनसभाएं की हैं, तो क्या मायावती जो समाजवादी पार्टी के गणित को बिगाड़ देंगी, उनकी इक्वेशन को बिगाड़ देंगी क्योंकि अपना वोट खींच ले जाएंगी? देखिए, मेरा मानना है कि जैसे बहन जी को बार बार कहा जाता है, हालांकि कोई आप ये ना कहते हैं कि मैं बसपा का समर्थक हूँ, कभी कह देता मैं भाजपा का समर्थक हूँ। बहन जी का ये है कि बहन जी का गठवा पार्टी जो व्यक्ति चाहता, पिछली चाहता अगर मुख्यमंत्री रहा हो, अपने उसमें सरकार बनानी हो, आज भी राष्ट्रीय दल का उसे दर्जा प्राप्त है, आप उसे गठवा कैसे कह सकते हैं जब वो अपने सर्वाइवल की बात करते हैं?
राजनीति में ऊपर और नीचे तो जीवन में भी और राजनीतिक दलों में अप एंड डाउन आया करता है। तो बहन भी जब चुनाव लड़ रही है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, एक उदाहरण बहुत प्यारा है क्योंकि मेरे बगल का है, कानपुर के बगल में एक लोकसभा सीट है उन्नाव में 4.5 लाख दलित है, 2-2.5 लाख ब्राह्मण है। अगर बसपा ने एक ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिया अशोक पांडे जी तो आप जो बीजेपी का कैंडिडेट है उनसे डायरेक्टली है उस जगह पर। बसपा का बहुत बड़ा कैडर है, अगर ब्राह्मण में तो छोड़ा भी बीजेपी से कट के बीएसपी के पास चला गया तो उन्नाव सीट तो अशोक पांडे जी बीएसपी से निकाल देंगे। तो ऐसी जो बहुजन समाज पार्टी दक्षिण उत्तर प्रदेश में कर रही है, मध्य उत्तर प्रदेश में भी कर रही है, और कि जहां पर बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से आगे निकलना चाहती है इस लोकसभा चुनाव में, अगर वो लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी से ज्यादा जीत लेती है तो 2027 में नंबर 2 की लड़ाई की बात में बहुजन समाज पार्टी एज ले जाएगी। यहाँ लड़ाई नंबर 1 की नहीं है सपा और बसपा में, यहाँ लड़ाई नंबर 2 कौन है ये किस लोकसभा से तय होगा। अगर बीएसपी वाकई लोकसभा में समाजवादी पार्टी से थोड़ी एक भी सीट ज्यादा ले जाती है तो ये माना जाएगा कि साइकोलॉजिकल नंबर 2 की पार्टी इस समय अब बसपा है, मुख्य ताकतवर पार्टी बसपा है। जैसे अभी माना जाता है कि बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी सबसे ताकतवर पार्टी है, क्योंकि उसने 2022 के विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा विधायक ले सकते हैं। जी डीपी यादव जी, डॉक्टर आलोक जी का ये कहना था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन होने वाला है, आरएलडी का अलायंस उनके पास है, तो इस बार बीजेपी को पिछले चुनाव 2014 और 17 को देख के मजबूती बहुत ज्यादा है। तो आपके लिए खतरे की घंटी कितनी हो सकती है? आरएलडी का साथ होना बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी के लिए कितना चिंता का विषय है? देखिए सुनेंगे, डॉक्टर आलोक जी जो कह रहा है वो उनका विश्लेषण है, लेकिन जो जमीनी हकीकत धरातल की सच्चाई है सुरेश जी, उसको हमें समझने की जरूरत है। आरएलडी से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तो हुआ है, दल तो एक हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के और मतदाताओं के दिल मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ये समझने वाली बात है। जयंत चौधरी फोटो दिखाकर वोट मांग रहे हैं सर, जयंत चौधरी फोटो दिखाकर वोट मांग रहे हैं, इतनी भावनाओं से जुड़े हैं सर। जी बिल्कुल, वोट मांगना अधिकार है और प्रकार है, किसी प्रकार से आप वोट मांग सकते हैं। लेकिन अभी देखिए, जब पश्चिम में एक रैली हुई थी तो किस प्रकार से जयंत चौधरी जी को अपमानित करते हुए प्रधानमंत्री के मंच पर उनको पीछे की पंक्ति के नेताओं में जगह दिया गया था, पहली लाइन में उनको जगह नहीं दिया गया था। तो क्या वहां से जाता है, विशेष करके जाट बिरादरी के लोग इस बात को पता पाएंगे? किसी क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह का, चौधरी अजीत सिंह का जब सेवा करता था, उस क्षेत्र में चौधरी कहीं न कहीं जयंत को पीछे की लाइन में खड़ा होना पड़ा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मंच पर। तो सारी चीजें चुनाव में आती है सुनील जी, एक चीज से चुनाव का आप परिणाम को कहीं न कहीं आकलित नहीं कर सकते हैं। अब चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये कर, अरे आपको तो जिन्होंने पानी पी करके गाली दिया था ओम प्रकाश राजभर, आप उनके साथ गड़बड़ियां कर रहे हैं, उनके पुत्र को टिकट दे दिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब योगी जी जाएं और अपनी कंठी माला और तमाम तरह के यंत्र लेकर के और वही मंदिर में धुनी रमाए, वही मंदिर में पूजा पाठ करें। आप उनको अपने मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। तो चुनाव है, किसके साथ किसका गठबंधन होगा ये पार्टियां तय करती है, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उन्हें गठबंधन होते हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है इस समय, सच्चाई ये है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उठ चुके हैं। सिवाय जुमले दवाई के मंजर के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में दिया क्या देश को, ये बताइए आप। ये रोजगार कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसे ऐसे पद सृजित किए गए, युवाओं को नौकरियां दी गई कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाखों पद खाली है, लेकिन उनको भरने का काम नहीं हो रहा है। जल्दी से भारती जवाब दीजिए, भारती जी जल्दी से जवाब दीजिए बातों का, डीपी यादव जी की बातों का जल्दी से। उनका कहना है जी पश्चिम में चुनाव होने वाला है और पश्चिम में चुनाव में जयंत चौधरी जी की क्या भूमिका है ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। जहां तक इनकी बात है, किसानों के मुद्दों को लेकर
जी खुद बात करने नहीं गए। 5 साल आप कहीं जाते नहीं है। 5 साल में जब चुनाव आता है तो आपसे फिर डोली लेके तैयार हो जाते हैं। उसके बाद भी आपका चुनाव तैयार नहीं होता है। हर बार आप नया प्रयोग करते हैं। आप एक भी कल छोड़ना नहीं चाहते, एक भी प्रयोग आप करना नहीं चाहते, तो एक दूसरे को आप गाली देते रहते हैं। जैसे ही चुनाव आ जाता है तुरंत एक मंच पर आ जाते हैं। एक मंच पर आकर तुरंत वही रोजगार की बात है, वही किसानों की बात है, वही गरीबी की बात है। लेकिन आप न किसानों के बीच में जाते हैं, न युवाओं के बीच में जाते हैं। आज आप अगर अच्छे से इन लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको हकीकत पता लगेगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ठीक है, चुप खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा। ठीक है, आते हैं तमजीद साहब। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गाजियाबाद में, राहुल गांधी से सवाल किया गया कि आप अमेठी से चुनाव कब लड़ेंगे। आप वायनाड चले गए तो राहुल गांधी ने कहा कि सीईसी डिसाइड करेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। सीईसी के खुद पार्ट है, मुझे लगता है राहुल गांधी को परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी सर, अगर अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी भी लोकतांत्रिक जो भी प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी के अंदर सब उसका पालन करते हैं। राहुल गांधी जी भी उसका पालन करते हैं। ये कोई एक आदमी की पार्टी नहीं है या 2 आदमी की पार्टी नहीं कि जो फैसला करते वही फैसला मान लिया जाता है। यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सीईसी जो भी डिसाइड करेगी, कांग्रेस पार्टी आलाकमान जो भी डिसाइड करेगा वो किया जाएगा और बहुत जल्द आपको इन प्रश्नों का भी जवाब मिल जाएगा। क्योंकि सर देखा जा रहा है राहुल अमेठी और रायबरेली से अभी तक आपके यहाँ समाज माफ कीजिएगा कांग्रेस का कोई प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन है अभी तो? अरे सर वो तो आपके, अरे सर अमेठी से स्मृति ईरानी कब से मैदान में लड़ी है? लास्ट टाइम घोषित कहाँ किया है अभी भारतीय जनता पार्टी ने? इतना तो वरुण गांधी भी मैदान में थे पीलीभीत में, उनको नहीं, अमेठी से स्मृति ईरानी ने पिछली बार राहुल गांधी को हरा दिया था। वो कई दिनों से प्रचार कर रही है। पीलीभीत में तो वरुण गांधी ने भी हराया था, उनको प्रत्याशी बनाया गया था क्या? हाँ, तो अब सवाल सर में नहीं, और अमेठी रायबरेली सर आपके गढ़ थे सर, अमेठी रायबरेली आपके गढ़ थे। देखिए पुनीत जी, आप इस चीज का फैसला नहीं कर सकते ना कि स्मृति ईरानी जी को टिकट मिल गया है। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी ना। नहीं, मैं फैसला नहीं कर रहा, मैंने एक सवाल आपसे किया है साधारण तौर पर कि सर जिसको लेकर देखा जाए, अगर आप कह रहे हैं अमेठी से जहां एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से प्रचार कर रहा है, गांव-गांव जाके सड़कों सड़कों घूमकर वोट मांग रहा है, कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, तो जनता सवाल पूछ रही है। कैसे पता? कांग्रेस के एक कार्यकर्ता अमेठी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घर घर जाके चुनाव प्रचार कर रहा है। आपको कैसे पता चला कि अमेठी में प्रचार नहीं कर रहा? लेकिन सर, लेकिन चेहरा वहां से डिक्लेयर नहीं हुआ ना सर। टिकट तो मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने भी डिक्लेयर नहीं किया है। आप कैसे इस चीज को कह सकते हैं स्मृति ईरानी वहां पे कैंडिडेट? अरे प्रचार कर रही है, वोट मांग रही है अपने लिए, आप देखते नहीं है? हम भी कर रहे हैं प्रचार, तो हम भी कर रहे हैं प्रचार, तो बहुत सारे। और अमेठी से वो सांसद भी हैं सर, अमेठी से सांसद भी हैं। सांसद तो वरुण गांधी भी सांसद थे। मैं कह रहा हूँ ना, जब तक आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी को प्रत्याशी नहीं घोषित कर दे रही है, आप अपनी तरफ से, मेरी गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से उनको प्रत्याशी मत मानिए। नहीं, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे सर? राहुल गांधी ने आज स्पष्ट रूप से आपको जवाब दे दिया है। अब उस चीज को बार बार मैं कैसे आपको दोहरा सकूं? हमारे यहाँ सीईसी बैठती है, हमारे यहाँ प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से जो भी फैसला होगा वो राहुल गांधी जी मानेंगे, वो पूरी कांग्रेस पार्टी मानेगी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? बहुत सारी सीटों पे बहुत सारी पार्टियों ने टिकट घोषित किया है। टाइम आने दीजिए, उसका भी जवाब आपको पुनीत जी बहुत जल्द मिल जाएगा। और निश्चित रूप से पुनीत जी एक बात आप मानिए, कुछ भी भारतीय जनता पार्टी, अभी आप कह रहे थे कि भाई सब लोग इकट्ठा हो गए, हम तो 28 दल इकट्ठा हुए। ये तो एनडीए वाले 38 दल इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कौन इकट्ठा हो गया भाई? किसके खिलाफ इकट्ठा हो गया? 38 दलों का गठबंधन बनाना पड़ गया। जो 100 56 इंच के सीना वाले थे, जो 100 सबसे मजबूत थे, आज 38 दलों का गठबंधन बना के इनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। सबसे बड़ी हार, करारी हार तो भारतीय जनता पार्टी की पुनीत जी, इन्होंने जिस दिन से घोषणा पत्र जारी किया है, सबसे कड़ी हार उस दिन से इनकी तय हो गई है। 78 पेज के डॉक्यूमेंट में इन्होंने ये मान लिया है कि 2014 में इन्होंने जो भी अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी किया था वो झूठ का पुलिंदा था। लिखित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी बनी पुनीत जी जिसने लिखित रूप में यह माना है कि 2014 में हमने जितने वादे किए थे वो सब झूठे थे। आप बताइए पुनीत जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार है, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था इन्होंने, मिल गया क्या? 15-15 लाख रुपया देने का वादा किया था, मिल गया क्या? किसानों की आय दुगनी करने की वादा किया था, मिल गया क्या? किसानों को एमएसपी देने के वादा किया था, मिल गया क्या? 1 रैंक 1 पेंशन देने के वादा किया था, मिल गया क्या? काम किया कि नहीं किया बीजेपी ने चुनाव में जनता बता देगी सर। ना वो सर्टिफिकेट हम दे पाएंगे, ना सर्टिफिकेट वो आप दे पाएंगे। जनता, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है। मेरी बात सुनिए, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, इन्होंने ये मान लिया है कि 2014 में जो भी इन्होंने वादे किए थे वो सब के पुलिस ने थे। वही तो बोल रहा हूँ, 4 जून को पता पड़ जाएगा कि इन्होंने ठीक से काम किया, जनता इनको पसंद कर रही है कि जनता इनको पसंद नहीं कर रही। आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक करा दीजिए, तमजीद जी की आवाज क्रैक कर रही है।
बात सुन लीजिए आप, 2014 में इन्होंने जितने वादे किए थे, आज इन्होंने अपनी पोल अपने से खोल दिया। 78 पेज का जो डॉक्यूमेंट है उन्होंने रिलीज करके अपनी पोल खोल दी है। किसान, देश का युवा, देश की महिलाएं जिस तरीके की स्थिति में देश को ले जाके खड़ा कर दिया है, आज बहुत सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वोट मांगने की स्थिति में नहीं है पुनीत जी। जनता उनको गांव में घुसने नहीं दे रही है। बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे चुनावी विश्लेषक बैठ के कुछ भी यहाँ पे भाषण करते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन स्थिति का अंदाजा उन्हें भी है कि क्या स्थिति है। कि पूरी तरीके से जिस तरीके से आज सहारनपुर में आप ले लीजिए, किलोमीटर तक का जाम लग गया था जिस समय प्रियंका गांधी जी रोड शो करने उतरी है। यही हाल कमोबेश हमारी सारी रैलियों में हो रहा है कि राहुल गांधी जी ने तमिलनाडु में रैली की, कम से कम 20 लाख आदमी उस रैली में पहुंच गया है। आप लोग जनता की नब्ज अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग को दबाव से बाहर आना चाहिए कि इस दबाव में बिल्कुल निकल जाना चाहिए और देश को वास्तविक स्थिति से। सर कोई दबाव में नहीं है सर, ये आपकी सोच है, कोई दबाव में नहीं है, या आपकी सोच है, या आप सोच सकते हैं, हमारी सोच नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं पुनीत जी, आप माफ कीजिएगा अगर मेरी बात अगर आप पर्सनल ले रहे हैं। नहीं, मैं किस पर्सनल ले रहा है, मैं बता रहा हूं कोई दबाव नहीं है। मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश के अंदर जबरदस्त अंडर करंट चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2009 वाली स्थिति होने जा रही है। इसी वजह से अगर पुनीत जी आप देख रहे होंगे कि जो काम चुनाव आयोग का था ईवीएम के बारे में बोलना, वो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। आपको राहुल जी को मैं फर्स्ट फेज में कांग्रेस कैसा परफॉर्म करने जा रही है सर, बात सुनिए, 20 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूँ। राहुल जी ने कहा था कि राजा की जान ईवीएम में बसती है और प्रधानमंत्री जी ने वो बयान देकर सच भी साबित कर दिया। भाई चुनाव आयोग के लिए प्रश्न है ना। और फिर ये पूरे देश की जनता और पूरे देश की पार्टियां ये चाहती हैं कि वीवीपैट से जो पर्ची निकले और ईवीएम में जो वोट पड़े उसका मिलान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है भाई? क्यों इसके पक्ष में नहीं है? वजह क्या है? वो चुनाव आयोग उसको देखेगा, कंसिडर करेगा, वो हमारा मैटर नहीं है। लेकिन सर कांग्रेस फर्स्ट फेज में कैसा परफॉर्म करने जा रही है? इमरान मसूद कितनी टक्कर दे रहे हैं? इमरान मसूद चुनाव जीतने जा रहे हैं। कैराना से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, पीलीभीत से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, अमरोहा से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। चुनावी विश्लेषक यहाँ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको ये चुनावी विश्लेषक उनके बैठे हुए हैं और यहाँ बैठ के ये मुस्कुरा रहे हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी के मुस्कुराना कौन सा अपराध है भाई? बता रहा हूँ ना, आपको तकलीफ बहुत होगी। अभी आप मुस्कुराना और भाई आप तो हमारे ऊपर बार बार हमला कर देते हैं, मुस्कुराए नहीं, पर्सनल अटैक नहीं कोई किसी पे। देखिए अपनी बातों को रखिए, पर्सनली कोई किसी पे नहीं जाएगा। हर किसी को मुस्कुराने का अधिकार है। आप जनता किसको रुलाती है 4 जून को, वो तो जनता बता। 1 सेकंड, ठीक है, मैं वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ तमजीद जी, ठीक है। देखिए मैं कुछ बोलूं तो आप न बोलूं तो भी आप। एक सेकंड डॉक्टर आलोक सर, एक सेकंड मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। ठीक है तमजीद साहब, 1 सेकंड, तमजीजी हो गया सर। अब कौन? मैं आपके पास आ रहा हूं सर, 1 सेकंड, एक डॉक्टर आलोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है तमजीद जी हो गया, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर आलोक जी 10 सेकंड करके 5 मिनट लगातार बोले, मैं तो 1 घंटे में 2 मिनट बोल पाता हूं। अरे ठीक है। देश देख रहा है सर, देश देख रहा है कौन रोएगा, कौन हंसेगा, कौन क्या करेगा। 4 जून को नतीजे आएंगे, पता पड़ पाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसके अंडर करंट चल रहा है, कौन क्या चल रहा है, जनता नाराज है कि नहीं, बीजेपी ने काम किया नहीं, कांग्रेस ने काम, व्हाटएवर जो भी होगा 4 जून को नतीजे आने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। डॉक्टर आलोक, सवाल मेरा सवाल से ये है कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि विपक्ष ये कह रही है, अभी जस्ट तमजीद साहब ने कहा कि फर्स्ट फेज में हम 3 सीट जीत रहे हैं। इमरान मसूद कह रहे जीतने वाले हैं, उनका कहना अमरोहा भी हम जीतने वाले हैं, पीलीभीत भी हम जीतने वाले हैं। इधर समाजवादी पार्टी कह रही हम जीतने वाले, बीजेपी के पक्ष में तो कुछ नहीं पड़ा। फिर देखिए हमने फिर अभी पहली बात कही थी, उसको रिपीट करने कोई मतलब नहीं। कोई भी पार्टी क्यों कही थी हमारे, वो तो उसे कहना ही वो जीत रहा है। अभी तो 4 जून को पता चलेगा ना। जीएसआर का रोना न रोने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो ईवीएम को लेके गए थे बड़े वकील को, उसने कहा कि मैं जानता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग जब गलत से होते थे तो कैसे चुनाव होते थे। आप जर्मनी को उदाहरण मत लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान है। उन्होंने कहा कि जर्मनी जनसंख्या तो वेस्ट बंगाल की, यहाँ 95 करोड़ वोटर है और जो ये कह रहे हैं कि हर एक का मिलान करो।
5 रैंडम एक विधानसभा पे ली जाती है, उनको मिलान किया जाता है, पूरी की पूरी से उसका मिलान किया जाएगा तो 12 दिन से लेकर महीना भर तक लगे थे क्यों रिजल्ट आने में, वीवीपैट को मिलान करने में, इसीलिए रैंडम चुना जाता है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मशीन का और वीवीपैट की जो गिनती की गई हो उसको कोई असमानता तो नहीं हो। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बात कहा कि 40 बार सुप्रीम कोर्ट में इसके इलेक्शन ईवीएम को लेकर कर चुके हैं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दे पाए हैं। और अगर किसी को ईवीएम को लेकर आपत्ति है तो न्यायपालिका के दरवाजे खुले हुए हैं। नहीं, न्यायपालिका में तो उनको दर्द लगाएंगे पूरे विपक्ष को कि आप लोग किस तरह की बात करते हैं। और जर्मनी को उदाहरण लेकर के और कांग्रेस के समय में कैसे यूथ होती थी का ईवीएम से इलेक्शन नहीं होते थे। कांग्रेस पार्टी महंगाई की बात कर रही है, 1974 28.60%, ग्रोथ रेट 4%। ये लोग 5% से लेकर 29% तक की महंगाई इस देश में रखा है कांग्रेस ने। 50 से 60 साल तक शासन किया। इंदिरा गांधी कहती थी कि विपक्ष कहता है इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। कांग्रेस से गरीबी हटाती होती तो आज मुद्दा देश का दूसरा होता। ठीक है डॉक्टर आलोक, मैं आता हूँ आपके पास। डॉक्टर आलोक आपके पास आता हूँ। एक सेकंड तमजीद साहब, अब आपकी बारी नहीं है, मैं आपके पास आऊंगा तभी आप बोलना। ठीक है ठीक है तमजीद जी, मैं आपके पास आऊंगा सर तभी आप बोलना, मैं आपके पास आऊंगा तभी बोलूंगा। ठीक है डॉक्टर आलोक जी, मैं आपके पास आता हूँ सर, आता हूँ। भारती जी मेरी आवाज मिल रही है सर आप पे? जी भारती जी, तमजीद साहब का ये कहना है, समाजवादी पार्टी आप पे कह, तमजीद साहब तो ये कह रहे हैं कि अमरोहा हम जीतने वाले हैं और कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज में हम इमरान मसूद हमारे जीतने वाले हैं, और कह रहे पीलीभीत जो कि भारतीय जनता पार्टी का कहा जाता है लंबे समय से वहां जीतती है, वो भी हम आपसे छीनने वाले हैं। और अंडर करंट चल रहा है बीजेपी को लेकर, बहुत बुरा हाल है। जी बिल्कुल अंडर करंट है, लेकिन वो अंडर करंट जो है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो 2019 में बन गया था और जो 2014 में बना था वह अंडर करंट है। मेरे साथी मित्र शायद वो अंडर करंट पहचान नहीं पा रहे हैं। और जहां तक विषयों को लेकर ये बात कर रहे थे, संकल्प पत्रों को, घोषणा पत्रों को लेकर बात कर रहे थे, आप 70 साल आप राज किए देश पर, 70 साल राज करने के बाद देश को आपने किस स्थिति में छोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने विदेश नीति हो, अभी आपने युद्ध देखा, अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध देखा, किस तरह के हालात थे वहां पर। हमारे भारतीय छात्र फंसे थे, ठीक है, भारतीय छात्र किस तरह से निकले, तिरंगा लेकर निकल रहे थे, युद्ध को रोका जा रहा था, उसी बीच में पाकिस्तानी छात्र भी तिरंगा लेकर। हमने विदेश नीति पर हो, हमने रोजगार पर हो, विभिन्न मुद्दों पर काम किया, हमने देश को एक नई दिशा दिखाने का काम किया और देश को नई दिशा की ओर हम लोग 2024 के बाद ले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2047 का एक बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है। हम लोग 2047 का एक बहुत बड़ा विकसित भारत की संकल्पना लेकर काम कर रहे हैं और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी मुद्दे पर बनने वाली है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, चुनावी बॉन्ड सही होता तो कोर्ट ने खत्म क्यों किया? ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से तो जीत रही है, ये तो कह रहे चुनाव प्रक्रिया भी खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार आ जाएगी तो संविधान खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आप देखिए, आप खुद ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप मुद्दों को लेकर नहीं जाते। समाजवादी पार्टी के नेता ईवीएम की बात करते हैं, कई आप संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। आप इसी तरह की बातों को लेकर जिनका कोई मतलब नहीं, जब हम चुनाव संजीव, ठीक है सर, चुनाव को खत्म क्यों करेंगे? संजीव बालियान को लेकर हरेंद्र मलिक जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि बालियान सिर्फ एक्सीडेंटल नेता हैं और उन्होंने कहा कि बलियान ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और आप लोगों ने बलियान को टिकट दिया है सर। अरे सर, तो अभी जनता जवाब दे देगी उनको, अभी जनता जवाब दे देगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और जहां जहां जिन दलों ने अपने प्रत्याशी बनाए हैं अभी उनको जनता जवाब देने वाली है। 4 जून को आप फिर से डिबेट करिएगा तो ये सबसे बड़ा रोना ईवीएम का रोने वाले हैं। इन्होंने हमारे साथी मित्र ने अभी बताया कि फिर से ईवीएम का रोना रोएंगे। ठीक है, डीपी यादव जी आवाज मिल रही है सर? आ रही है सुनील जी। ठीक है, डीपी यादव जी फाइनल कमेंट सर आपका। देखिए सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव बुरी तरीके से हारने वाली है। समाजवादी पार्टी
पार्टी जो जनता का मांग पत्र है, जो जनता का अधिकार है, उसके साथ काम कर रही है और सरकार बनने पर किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए उस मांग पत्र को लागू किया जाएगा। और बाकी काम तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे आसान करते रहे। जिस प्रकार से पश्चिम में आप देखेंगे संजीव बालियान और संजीव सोम आपस में एक दूसरे को लड़ाने हटाने का काम कर रहे हैं, उससे तो हम लोग का काम और आसान हो रहा है। भारतीय जनता आपके बारे में नहीं बोला, पार्टी बहुत दुर्गति होने वाली है। जो ये 8 सीटें हैं 19 तारीख को के लिए जिससे चुनाव होने जा रहा है, आप देखिए 9 सीटें, इसमें से 1 सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के हाथों के आगे विश्वास जब 4 जून को रिजल्ट आएगा उसमें हारते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तमजीज जी, फाइनल कमेंट सर आपका। सुनील जी, निश्चित रूप से जिस दिशा में चुनाव चल रहा है, जनता के अंदर बेहद आक्रोश है भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ, किसानों के खिलाफ बेहद आक्रोश है। आपको देखा होगा कि क्षत्रिय समाज किस तरीके से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद होकर कस्में खा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम कभी वोट नहीं देंगे। जिस तरीके से सारे समाज को तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका जवाब सब लोग मिलकर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का झूठ बोला है, अब बताइए 2047 की बात करने लगे, 2022 की बात करते थे तो पूरी तरीके से उनका झूठ खुल गया, भ्रष्टाचारी चेहरा खुल गया, चंदे में धंधा लेने का खेल खुल गया, हफ्ता वसूली करने का खेल खुल गया, तो अब ये 2047 की बात करने लगे। देश इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2009 की स्थिति में लेके जाएगा, बड़े मेजॉरिटी के साथ। मैं आपको अभी कह रहा हूं, बोल्ड लाइन में बोल रहा हूं कि बड़े मेजॉरिटी के साथ एक बार फिर से इंडिया गठबंधन देश के अंदर काबिज होने जा रहा है। 2024 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन वो तो कह रही है कि कांग्रेस अपनी जमानत तक नहीं जब्त कर पाएगी, जमानत नहीं बचा पाएगी बहुत सी सीटों पर। पार्टी ने कर्नाटका में भी बहुत सारे 200 सीटों का पार दिया, प्लस का पार का नारा दिया था। वेस्ट बंगाल में 250 सीटों का पार करने का नारा दिया था। जहां भी जाते हिमाचल प्रदेश में 60 सीट पार करने का नारा दिया था। इनका झूठ जनता सब जान रही है। ये न जाने कितने, हर जहां पे भी जाते हैं ऐसे ही नारे देते हैं कि 60 पार, 200 पार, 250 पार, पर कहीं भी उस चीज को चरितार्थ नहीं करते। आप बेफिक्र रहिए पुनीत जी, देश की जनता मुद्दों की तरफ लौट आई है। मैं बेफिक्र हूं सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस कितनी सीट जीतने जा रही है। जनता पार्टी से ये चुनाव देश की जनता तमजीज साहब, तमजीज जी, बीजेपी कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है इस चुनाव में? मैं आपको कह रहा हूं, जब 2009 की स्थिति में बता रहा हूं, तो 2009 की स्थिति में देश एक बार फिर से जाने जा रहा है। कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के उभरेगी और इंडिया गठबंधन दल पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। भारती जी, फाइनल कमेंट आपका। भारती जी, मेरी आवाज मिल रही है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का खासकर कहना है कि 2009 जैसे हालात आपके लिए होंगे और फिर से एक बार हमारी सरकार बनने वाली है, बीजेपी का जो करिश्मा है वो खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने आप को 2009 में ही मानती है। मैं सुनील जी फिर कह रहा हूं कि ये अपने आप को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि 10 साल जो है इनको जनता ने सरकार से बाहर रखा। 10 साल रखा, 15 साल रखेगी। मैं आने वाले 10 साल की और गारंटी लेता हूं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है विकास के नाम पर, जो जनता के बीच में परस्पर रहती है, भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी और कांग्रेस पार्टी की जो हालत है उससे बदतर हालत होने वाली है। और समाजवादी पार्टी के मित्र, वो चाहे आप क्षत्रिय समाज और अन्य समाजों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ की बात करते हैं, उनके घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए कहीं कुछ अलग से नहीं मिला है। आप सिर्फ भ्रमित करने की बात करते हैं। आप अभी तक वही लिखे हैं, आप अभी तक वही लिखे हैं, आप घोषणा पत्र में उससे बाहर नहीं निकल पाए। और संजीव बालियान जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता है। ठीक है, आवाज डॉक्टर आलोक जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी सर, फाइनल कमेंट आपका रखिए। देखिए, मेरा मानना है कि अब चुनाव में तो दोनों, फिर से रिपीट करता हूँ कि ये तो सब कहेंगे हम जीत रहे हैं, लेकिन रियल में जो अभी परसेप्शन है उस पर तो एनडीए नहीं सर, वो हर पॉलिटिकल पार्टी कहेगी हम जीत रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं का मतलब मोरल डाउन ना हो जाए, इसलिए वो कहेंगे। लेकिन उनको दिल में पता होगा कि हमारी सिचुएशन क्या है। सवाल सर मेरा आपसे ये कि फर्स्ट फेज के इलेक्शन को देखते हुए
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटों पर चुनाव होने वाला है वो किस प्रकार का गणित रहने वाला है, आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि देखा जाए इस बार बीजेपी आरएलडी के साथ है, आरएलडी वहां पर अच्छा दबदबा रखती है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी साथ है, बात कह रही है कि हम भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो किस प्रकार से ओवरऑल देखा जाए? तो समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी नहीं है जब तक कि उसके साथ आरएलडी ना हो। आरएलडी बड़ी खिलाड़ी है, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ताकतवर है, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है अपनी आइडेंटिटी के लिए। तो समाजवादी पार्टी बीएसपी के अलग होने के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि एच भारतीय जनता पार्टी के पास है। देखना यह है कि 8 जीतती है कि 6 या 7 जीतती है। लेकिन अगर ये कहें आप तो एनडीए गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एच में है, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा कुछ प्राप्त करने की स्थिति मुझे तो नहीं दिखाई देती है। मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन यहाँ लूज करे। लेकिन डॉक्टर आलोक जी, जिस प्रकार से देखा जाए बहन जी का चुनाव में इतना एक्टिव होना किसके लिए फायदा, किसके लिए नुकसान? इसमें देखिए निश्चित बात है, बहन जी का वोटर तो दोनों दलों के पास गया, लेकिन बीजेपी के पास ज्यादा गया। अगर दलित वोट गैर जाटों बीएसपी पर लौटता है तो बीजेपी को नुकसान ज्यादा हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वो नहीं लौटता है तो अलग बात है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम मत कितनी बड़ी मात्रा में बीएसपी के साथ आएगा, ये देखिए अगर बीएसपी के साथ मुस्लिम मत आता है तो समाजवादी पार्टी का नुकसान है, दलित मत आता है तो बीजेपी को नुकसान है, दोनों आते हैं तो दोनों को नुकसान है। एक नई स्थिति बनेगी और उसमें देखा जाएगा कि क्या राजनीतिक कैलकुलेशन होंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मत दोनों दलों में गया है, दोनों दलों से वापस आएगा और दोनों दलों को थोड़ा थोड़ा डैमेज करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सर ये भी देखा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर ये देखा गया कि सपा ने सीटों को बदला, अपने प्रत्याशी बहुत बदले, उसमें ये असमंजस भी देखा गया। जनता के मन में किस प्रकार के विचार जाएंगे प्रत्याशी बदलने को लेकर? नहीं देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे एचटी असम की सीट पे लगती है। पंजाब 2 बार से लगातार मोदी लहर में जीत रहा है और आपने उसकी सीट बदल दी आजम खान के कहने पर, दबाव पे, या आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नाम पे आप बदल दी। अगर आप कोई एक मुस्लिम नेता खड़ा ही नहीं होना देना चाहते अपनी पार्टी में तो मुस्लिम मतों के अंदर पे गलत संदेह हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी वोट तो ले लेती है लेकिन हमारे किसी एक राजनीतिक नेतृत्व को उभारने नहीं देती। अगर ये बात मुसलमानों के अंदर चली जाती है तो निश्चित बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ अगर मुस्लिम मत आता है तो फिर भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी को नुकसान। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का चर्चाओं में जोड़ने के लिए। शिव सिंह भारती जी आपका, डीपी यादव जी आपका, तमजीद अहमद जी आपका और डॉक्टर आलोक पांडे जी आपका, चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे क्योंकि आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीट बेहद खास है क्योंकि बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब जनता किसको चुनती है ये तो नतीजे आने के बाद पता पड़ेगा। और फिलहाल प्राइम एजेंडा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।